नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। प्राचीन भारत के इतिहास की इस श्रृंखला में आज का जो विषय है वो चंदेल वंश से संबंधित है। आज हम पढ़ने वाले हैं चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी का एक अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी, और इतिहास परीक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो हमेशा मैक्सिमम तौर पर ढंग जो शासक हुए थे इनके मंदिर, दूसरे शब्दों में कहें तो चंदेल शासकों द्वारा जो खजुराहो में मंदिर बनवाए गए थे उनसे संबंधित प्रश्न उठे हैं, और विद्याधर जो इनके महान शासक होते हैं उनके संबंध में भी यदा कदा प्रश्न देखने को मिले। तो चंदेल वंश अपने एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है मध्य प्रदेश के इतिहास में। कहने का तात्पर्य यह है। दूसरी चीज, चंदेल वंश के बारे में बात करते हुए यह कहना चाहूंगा कि चंदेल डायनेस्टी भी राजपूत थी। ठीक है, तो अग्निकुंड से, फायर पिट से जो चार वंश उत्पन्न हुए राजपूतों के, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार वंश और सोलंकी जिन्हें गुजरात के चालुक्य कहा जाता है, अगले हुए थे चाहमान जिसे चौहान वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये चार वीर उत्पन्न हुए थे, वो राजपूत थे, ये भी राजपूत है। और राजपूत की श्रृंखला में हमें सभी राजपूत वंशों का अध्ययन करना है। ज्यादा नहीं, दो तीन वंश और बचे हैं और जो छोटे छोटे हैं उनके बारे में छोटी ही वीडियो की लेंथ होगी। तो चलिए चलते हैं चंदेल वंश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि चंदेल वंश राजपूत तो थे, लेकिन आपको विभिन्न पुस्तकों में यह मिलेगा कि चंदेल जो वंश के शासक थे, चंदेल वंशीय जो किंग थे, वो गोंड वंश से संबंध रखते थे। कौन से कहा जाता है? गोंड। ठीक है। दूसरा, किंतु चंदेल शासक स्वयं को क्षत्रिय वंश का बताते हैं। क्या बताते हैं? क्षत्रिय वंश का बताते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, सामंत होता है। ठीक है, जैसे चंदेल वंश प्रतिहारों के सामंत थे। किनके? प्रतिहारों के। परमार नहीं बोला गया, प्रतिहार बोला गया है, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश से थे, जबकि राजा भोज परमार वंश से थे। दोनों का मालवा पर शासन होता था, याद है? ठीक है। जो परमार डायनेस्टी थी वो लगभग 10वीं शताब्दी में आती है, 10th सेंचुरी में सामने आती है। गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद बात हो गई थी बात उनकी। तो ये प्रतिहारों के सामंत थे, फ्यूडल थे या ये फेडुलिस्ट थे। ठीक है, तो प्रतिहारों के सामंत पद पर रहते हुए नन्नुक ने, किसने? नन्नुक जी ने, याद रखिए, नन्नुक जी ने 831 ईस्वी एडी में स्थापना की चंदेल वंश की। किसकी स्थापना की? चंदेल वंश की। और ये स्थापना कहां पर करते हैं? याद रखिए, वो बुंदेलखंड क्षेत्र पर करते हैं, बुंदेलखंड के एरिया पर करते हैं, जिसका प्राचीन नाम, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम पूछा जाता है तो आप बताएंगे जेजाक भुक्ति प्रदेश। जेजाक भुक्ति प्रदेश किसका नाम है? प्राचीन नाम है, वो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। इसका ये जेजाक भुक्ति प्रदेश कैसे पड़ा उसकी चर्चा बताते हैं। कहा जाता है कि नन्नुक के पौत्र थे। कौन? नन्नुक जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, इनके पौत्र थे, जिनका नाम जय शक्ति मिलता है, कभी कभी इनका नाम जेजा भी मिलता है। तो इन्हीं जय शक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम पड़ा था जेजाक भुक्ति प्रदेश। क्लियर है मित्रों? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नन्नुक ने जब चंदेल वंश की स्थापना कर दी, ठीक है, कहां पर की? बुंदेलखंड पर की, जिसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति प्रदेश था। ठीक है, प्रतिहारों के सामंत पद पर बने रहते हुए, फ्यूडल होते हुए इन्होंने चंदेल वंश की नींव डाली और अपनी कैपिटल, राजधानी किसे बनाई? कलिंजर को बनाई। किसे? कलिंजर को बनाई, जो कि महोबा में पड़ता था, महोबा के आसपास था। महोबा कहां है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है महोबा, ये याद रखने वाली बात है। मैं एक मैप के थ्रू बताता हूं। ये है मित्रों बांदा, यूपी का बांदा है। ये लगभग ऐसे कुछ है, याद रखिए। ठीक है, ये यहां पे था कलिंजर,
क्या था, कलिंजर था, और यहां पे था महोबा। ये थोड़ा सा देखने योग्य बात है कि बांदा जिले में कलिंजर कहाँ की अब स्थिति कहाँ है, और महोबा भी जस्ट पास में ही है। ठीक है, महोबा याद रखिए मित्रों, महोबा जो है ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आला उदल की कहानियां, आला उदल की जो कहानियां है ना, वीर गाथाएं हैं, वो भारतीय इतिहास में याद रखिए महोबा के महत्व को परिभाषित करती है। अर्थात जो आला उदल की वीर गाथाएं हैं उनको आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में महोबा को परिभाषित कर दिया गया है। अर्थात उनकी कथाएं, उनकी वीर कहानियां, उन वीरों की आला उदल की कहानियां महोबा के इतिहास को परिभाषित करती हैं। समझ में आई बात? ये बात हो गई। तो कलिंजर को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। याद रखिए जयशक्त की बात मैंने कर ली, पौत्र थे। जयशक्त के बाद शासक होते हैं हर्षदेव, इनके बारे में नाम बस सुनिए। अगले शासक होते हैं यशोवर्मन। इनका जो समय सीमा है, इनका जो शासन काल है वो 925 एडी टू 925 से 950 ईस्वी तक यशोवर्मन का शासन रहता है। इनके बारे में खास बात ये है कि याद रखिए जब नन्नुक ने चंदेल वंश की नींव डाली, वो प्रतिहारों के सामंत थे, फेडुलिस्ट थे, फ्यूडल थे। मतलब कहा जाए तो कलिंजर अभी प्रतिहारों के अधीन था, जबकि जब आप जानते हैं कि नन्नुक अभी अब प्रतिहार सामंत पद पर हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी राजधानी अर्थात चंदेल वंश की कैपिटल भी प्रतिहारों के अधीन होगी। यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना तो नन्नुक हुए, ना तो उनकी कैपिटल कलिंजर हुई। लेकिन जब यशोवर्मन आते हैं ना मित्रों, उन्होंने कलिंजर को प्रतिहारों से छीन लिया, कलिंजर पर आक्रमण किया, प्रतिहारों को पराजित किया। इस उपरांत पराजित करने के बाद उन्होंने कलिंजर छीन लिया। किससे छीना? प्रतिहारों से छीना। याद रखिएगा इस चीज, कलिंजर फ्रॉम गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अच्छा एक मंदिर, अच्छा इनकी जो चंदेल डायनेस्टी है, प्रत्येक राजा कोई ना कोई मंदिर अवश्य बनवाया है, और सबसे ज्यादा धंग जी बनवाए। ठीक है, तो यशोवर्मन जी के बारे में जानिए कि इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उस मंदिर का नाम है विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से, चतुर्भुज टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बात हो गई यशोवर्मन की, इससे ज्यादा इनके बारे में नहीं जानना है। याद रखिए यशोवर्मन ने कलिंजर को तो छीन लिया प्रतिहारों से, ठीक है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से चंदेल शासक स्वतंत्र नहीं हुए प्रतिहारों से, प्रतिहारों के सामंत पद पर बने हुए। लेकिन जब धंगदेव शासक बनते हैं, 950 से 1002 ईस्वी तक शासन होता है इनका, तो जैसे ही 950 में धंगदेव चंदेल वंश के नए शासक नियुक्त होते हैं, तब क्या करते हैं धंगदेव, चंदेल वंश को, अपने चंदेल डायनेस्टी को उन्होंने पूर्ण रूप से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट करवा लिया प्रतिहारों से। ठीक है, प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्र करवाया। ठीक है, अब जो चंदेल शासक थे, अब वो प्रतिहारों के फेडुलिस्ट अर्थात सामंत नहीं रह गए। अब वो इंडिपेंडेंट होकर शासन करने लगे, अपना किंगडम चलाने लगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे। इस सफलता के कारण ये जो इन्होंने अचीवमेंट्स पाई धंगदेव ने, तो इन्हें इसलिए चंदेल वंश का रियल फाउंडर अर्थात वास्तविक शासक की संज्ञा दी जाती है। रियल फाउंडर अर्थात वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है धंगदेव। याद रखिए धंगदेव की जो प्रारंभिक राजधानी होती है, जो इनिशियल कैपिटल होती है, वो कलिंजर ही होती है, जो कि नन्नुक ने बनाई थी। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद धंगदेव ने अपनी राजधानी खजुराहो को बना दी, जो कि मध्य प्रदेश में है। पहले ये उत्तर प्रदेश में था, किंतु राजधानी बनने के बाद खजुराहो कहां पहुंच गया? चंदेल वंश मध्य प्रदेश में।
ठीक है, इसलिए बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये सब बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में अलग महत्व रखता है। ठीक है, अभी देखिए धंगदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि, भटिंडा के शासक, भटिंडा में उस समय किसका शासन था इनके जब समकालीन, तो हिंदू शाही वंश का शासक था। कौन सा वंश? हिंदू शाही डायनेस्टी का शासन था भटिंडा में। और याद रखिए यहां पर उस समय शासन करता था हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल। जयपाल जो थे, जयपाल हिंदू शाही शासक थे, हिंदू शाही वंश के शासक थे, रूलर थे, जो कि भटिंडा में था। तो जब याद रखिए तुर्क आक्रमण होता है जयपाल के शासन में, किसके शासन में? जयपाल के शासन में तुर्कों का आक्रमण होता है, जब तुर्क अटैक होता है तब याद रखिए कि धंगदेव ने जयपाल को सहायता देने के लिए अपनी सैनिक, अपनी आर्मी भेजी थी। और किसके विरुद्ध? तुर्क आक्रांताओं के विरुद्ध। ठीक है मित्रों, हिंदू राजाओं के संघ में इस प्रकार धंगदेव जी शामिल हो जाते हैं। तुर्क आक्रांताओं के विरुद्ध, जो तुर्क अटैकर थे उनके विरुद्ध संघ में शामिल होने के लिए उन्होंने पहला कदम जयपाल को सैनिक सहायता भेजकर कर लिया और इस प्रकार हिंदू राजाओं के संघ में, यूनियन में शामिल हो गए। अब बात कर लेते हैं मंदिरों की मैं रटा दूंगा इनकी मंदिरों की। ठीक है, कौन कौन से इन्होंने मंदिर बनवाए? याद रखिए पहला मंदिर है अच्छा सब खजुराहो में है। पहला मंदिर है पार्श्वनाथ टेम्पल, दूसरा है विश्वनाथ मंदिर, तीसरा है जिमनाथ मंदिर और चौथा है वैद्यनाथ टेम्पल। याद कैसे करेंगे? जब भी आप मंदिर पढ़ रहे हो धंगदेव द्वारा निर्मित, चंदेल शासक धंगदेव द्वारा निर्मित, तो इसको पढ़ने के लिए आप धंगदेव की जगह आप धंगनाथ पढ़िए। क्या पढ़िए? धंगनाथ। इससे क्या हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे नाथ वाले नाम वाले मंदिर हैं, नाथ नाम वाले मंदिर हैं, आपको रट जाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ से चंदेल वंश से नाथ वाले मंदिर, नाम वाले मंदिर आए तो याद रखिए वो धंगदेव जी ने बनवाया। ये मैंने याद किया था अपने तरीके से, यदि आपको उपयुक्त लग रहा है तो अब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई धंगदेव जी की। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये सब खजुराहो में मंदिर बनवाए गए थे। अब आपसे प्रश्न पूछे कि खजुराहो का जिननाथ मंदिर, खजुराहो का जिननाथ मंदिर किस वंश से संबंधित है? वो जैन चंदेल वंश से संबंधित है। किस राजा से संबंधित है? धंगदेव से संबंधित है। क्लियर है। धंगदेव जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने प्रयागराज में, कहा प्रयागराज जो कि पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो प्रयागराज में गंगा यमुना दोआब, अर्थात जहां पर गंगा यमुना का संगम होता है वहां पर इन्होंने शिव की आराधना, शिव जी की आराधना करते हुए जल समाधि ले लिए थे। ठीक है, जल समाधि ले लिए थे शिव जी की आराधना करते हुए। चंदेल वंश में ऐसा कौन सा शासक है जिसने जल समाधि ली? वो थे धंगदेव जी। अगले शासक है गंडदेव। गंडदेव जी का जो टाइम पीरियड है 1002 ईस्वी से 1019 एडी तक। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इनके बारे में एक लाइन याद रखिए कि गजनवी, जो भटिंडा में शासक था जयपाल हिंदू शाही वंश का, अब उस पे जयपाल की जगह शासक बनता है उसका पुत्र आनंदपाल। कौन बनता है? आनंदपाल। और उधर चंदेल वंश में धंगदेव का स्थान लेते हैं गंडदेव। इस प्रकार गंडदेव ने भी अपने पिता या कहें शासक धंगदेव के का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी, किसने? गंडदेव ने भटिंडा के हिंदू शाही शासक आनंदपाल को सैन्य सहायता भेजी। जिस प्रकार धंगदेव जी ने जयपाल को भेजी थी उसी प्रकार गंडदेव जी ने भी आनंदपाल को सैन्य सहायता भी भेजी। अब याद रखिए किसके विरुद्ध? गजनवी के विरुद्ध, अगेंस्ट गजनवी। गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल को अपनी आर्मी भेजी सहायता देने के लिए। किसने? गंडदेव ने। अब इनकी एक मंदिर, हर एक राजाओं ने, प्रत्येक राजा ने मंदिर बनवाई। इनकी भी एक मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर। किसका? चित्रगुप्त मंदिर किसने बनवाई? याद रखिए गंडदेव जी ने। ठीक है, अब आप याद कर सकते हैं गंडदेव जी में एक नाम आता है देव, तो देव यानी यहाँ चित्रगुप्त। तो याद रखने वाली बात यह है कि देवताओं के चित्र बने हुए हैं उस मंदिर पर। याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि गंडदेव जी ने देवताओं के चित्र
बनवाए हैं चित्रगुप्त मंदिर में। ठीक है, ये बात हो गई गंडदेव जी की। अगले शासक हैं विद्याधर। ये सबसे महान शासक होते हैं, मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। याद रखिए ये सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके युद्धों की बात करें, बैटल्स की बात करें तो प्रतिहार राजा राज्यपाल की हत्या कर दी। याद रखिए प्रतिहार शासकों का, गुर्जर प्रतिहार वंशों जो वंश था उसका मालवा पर शासन था। लेकिन जब त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता है, तो कन्नौज पर किसका अधिकार होता है? गुर्जर प्रतिहार का। तो इस प्रकार कन्नौज पर भी शासन करने लगते हैं गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार में जब कन्नौज पर आक्रमण होता है, याद रखिए गजनवी का, किसका आक्रमण होता है? महमूद गजनवी का, तुर्की था ये। तो गजनवी का आक्रमण जब कन्नौज पर होता है, उस समय शासन कर रहा होता है गुर्जर प्रतिहार राजा शासक राज्यपाल। क्लियर है? तो गजनवी जब आक्रमण कर दिया कन्नौज पर, तो होता ये है कि राज्यपाल गजनवी से युद्ध ना कर युद्ध भूमि से भाग खड़ा होता है, या कुछ पुस्तकों में लिखा है कि आत्मसमर्पण कर देता है गजनवी के सम्मुख। इससे क्या हुआ कि विद्याधर जी बहुत क्रोधित हो गए और गजनवी से युद्ध ना करने के कारण राज्यपाल की हत्या कर दी। ठीक है, कहा जाता है कि विद्याधर ने परमार राजा भोज को पराजित किया था। राजा भोज को भी विद्याधर जी ने पराजित किया था। गजनवी का आक्रमण तो इधर हो गया। अब गजनवी ने भी चंदेलों के खिलाफ आक्रमण किया, अटैक किया। और वो अटैक 1019 ईस्वी अर्थात एडी में होता है। किसका आक्रमण? अटैक ऑफ गजनवी। याद रखिए, किंतु गजनवी दुर्ग को नहीं जीत पाता है और संधि करता है, ट्रीटी करता है। इस प्रकार वो वापस भी लौट जाता है। ठीक है, विद्याधर गजनवी से पराजित नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और इनके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्याधर एकमात्र भारतीय शासक है, एकमात्र वन एंड ओनली शासक है जो गजनवी का सफलतापूर्वक विरोध कर पाए थे, गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर पाए थे एवं उससे कभी न हारने वाले, नेवर डिफीटेड, या कहें उनसे गजनवी से अपराजित रहने वाले एकमात्र शासक वन एंड ओनली विद्याधर को कहा जाता है। चंदेल शासक विद्याधर को। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इनकी एक मंदिर है, कनरिया महादेव का मंदिर। कनरिया महादेव का टेम्पल जो है वो विद्याधर जी ने बनवाया था खजुराहो में। क्लियर? अगले शासक है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन में के बारे में उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके जो दरबारी थे, जो कोर्टियर थे, उनका नाम है कृष्णमित्र। क्या नाम है? कृष्णमित्र। कृष्णमित्र के बारे में कहा जाता है कि ये कीर्तिवर्मन के दरबारी थे। दरबारी कवि बोलिए, है ना, कोर्टियर बोलिए, वो उनकी एक रचना पूछी जाती है, प्रबोध चंद्रोदय। क्या? कौन सी पुस्तक? प्रबोध चंद्रोदय का संबंध किस वंश से है? चंदेल वंश से है। किस राजा से संबंध है? कीर्तिवर्मन से है। किसने लिखी? कृष्णमित्र ने लिखी। कृष्णमित्र किसके दरबारी थे? कीर्तिवर्मन के। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे आप बच नहीं सकते। आप अपने मन में कितने प्रकार के प्रश्न उत्पन्न कर पा रहे हैं ये समझ लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम में, परीक्षा में पूछ लेना किसी भी प्रकार का प्रश्न, घुमा के पूछे, है ना, आप उत्तर दे पाएंगे यदि आप इस प्रकार पढ़ते हैं तो। मित्रों, कीर्तिवर्मन ने महोबा में कीरत सागर झील अपने नाम पर ही कीरत सागर नामक लेक जो था बनवाया था। अगले शासक है परमार्दिदेव। क्या होता है? कौन शासक है? परमार्दिदेव। इनका दूसरा नाम कहीं कहीं पुस्तकों में परिमल मिलता है। क्या मिलता है? परिमल मिलता है। याद रखिए, परिमल। इनका जो टाइम पीरियड है, रेन है, वो 1162 से 1203 एडी तक है। 1162 से 1203 ईस्वी तक था। इनके दो प्रमुख सेनापति थे, चीफ ऑफ आर्मी बोले, कमांडर बोले, उनका नाम है आला उदल। आला उदल दो भाई थे, सगे भाई थे। आला उदल परमार्दिदेव, चंदेल शासक परमार्दिदेव के कमांडर थे, सेनापति थे। इनके जब पृथ्वीराज चौहान अर्थात इनका दूसरा नाम जो मूल नाम है पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से ही प्रसिद्धि है। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब परमार्दिदेव के विरुद्ध आक्रमण किया तो
इस युद्ध का नेतृत्व जो किया, इस युद्ध का को लीड जिसने किया वो थे अलाउद्दीन, उनके सेनापति। अलाउद्दीन सेनापति जो थे पृथ्वीराज से पराजित हो जाते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 1382 एडी में ईस्वी में लड़ा गया यह युद्ध अलाउद्दीन के लिए वीर गति प्रदान करता है एवं पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार इस युद्ध में विजयी होते हैं और महोबा पर अधिकार कर लेते हैं, राइट ओवर दी महोबा। कहा जाता है कि 1203 एडी में 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर अभियान किया था। क्या, कौन सा अभियान? कलिंजर का अभियान किया था, जो कि चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी, इनिशियल कैपिटल थी। लेकिन परमारदिदेव उस कुतुबुद्दीन ऐबक के कलिंजर अभियान को रोक पाने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं और अंततोगत्वा कुतुबुद्दीन ऐबक किस पर? कलिंजर पर अधिकार कर लेता है। मित्रों, कहा जाता है कि परमारदिदेव के एक मंत्री थे, उनका नाम था अजय देव। अजय देव ने परमारदिदेव की हत्या कर दी। ठीक है। अगले शासक कीरत सिंह के बारे में जानिए। कीरत सिंह के बारे में कहा जाता था कि ये इतने महान शासक हैं कि इन्होंने शेर शाह सूरी को पराजित कर दिया था। किसको पराजित किया? शेर शाह सूरी को पराजित कर दिया था। याद रखिए, इनकी पुत्री का नाम था दुर्गावती। रानी दुर्गावती का नाम सुने होंगे आप लोग। तो रानी दुर्गावती कीरत सिंह की पुत्री थी, डॉटर थी। इनका विवाह किससे होता है? दलपत राय से होता है। किससे होता है? दलपत राय से। और दलपत राय कौन है? ये मंडला के राजकुमार हैं, मंडला के राजकुमार थे। ये बात हो गई कीरत सिंह की। अंग्रेज शासक पहलक देव, मैं क्रम से नहीं पढ़ा रहा हूं कि पहले नंबर के, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, मैं जो महत्वपूर्ण शासक है, रूलर है, उनकी बात कर रहा हूं। तो पहलक देव की बात करूं तो ये अंतिम ज्ञात चंदेल शासक हैं। मतलब जो भी अभी जानकारी मिली है वो पुस्तकों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि पहलक देव ही चंदेल वंश के अंतिम शासक थे, लास्ट रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। कहा जाता है कि 1305 में दिल्ली सल्तनत में चंदेल डायनेस्टी को मिला लिया गया। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि चंदेल वंश को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? 1305 में दिल्ली सल्तनत में चंदेल डायनेस्टी को किसने मिला लिया? ये आपके लिए प्रश्न है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो भी ना समझ में आया हो तो बताइए, लाइक वगैरह कर दिया करें और वीडियो एक बारी पूरी देखें, क्योंकि आप देखें और देखने के साथ ही अगर आप देख रहे हैं वीडियो साथ में नोट्स बना रहे हैं तो ये थोड़ा उपयोगी नहीं होगा। पहले एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद अनुसरण करें और लिखने का प्रयास करें। ठीक है, पहले सुने, उसके बाद ही सुने, समझे, इसके उपरांत ही लिखें। जैसे सीक्वेंस ही बना है कि पहले सुने, समझे, जाने, उसके उपरांत ही आप लिखें। और नोट्स बनाना तो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, नोट्स बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर। जो छोटे छोटे वंश हैं, डायनेस्टियां हैं, उनको साथ लेकर और राजपूत युग का समापन करने के उपरांत हम नए टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा, 80 to 85% आपने कवर कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।